यूएस जैसी सुपर पावर कंट्री में आज एक नॉर्मल घर बाय करना इतना मुश्किल क्यों है? आखिर क्यों वहाँ के सिटीजन्स रेंट पर रहने पर मजबूर हैं और चाह कर भी आसानी से घर बाय नहीं कर सकते? सैन फ्रांसिस्को जैसी सिटीज में लोग आज $1200 यानी मोर देन 3 लाख पर मंथ सिर्फ शेयर्ड रूम में एक सिंगल बेड के लिए पे कर रहे हैं। प्रॉपर रूम या अपार्टमेंट तो दूर की बात है, यूके में भी हालात कुछ बेहतर नहीं। लंदन में लोग स्टेयर्स के नीचे कवर्स के लिए £500 ऑलमोस्ट 2 लाख पर मंथ रेंट दे रहे हैं। ये कोई नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। और जब इस पिक्चर में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस ऐड होती है तो जो रियलिटी सामने आती है वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। होम ओनरशिप जो कभी अमेरिकन ड्रीम था आज मिडिल क्लास के लिए ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। एस्टिमेट्स के मुताबिक अराउंड 75% होम्स एक एवरेज हाउस होल्ड के लिए अनअफोर्डेबल हो चुके हैं। मीडियन होम प्राइस $4,12,000 यानी 16 करोड़ क्रॉस कर चुकी है, जबकि सैलरीज वही की वही है। ऊपर से रेंट्स लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। आज मोर देन हाफ ऑफ रेंटर्स अपनी इनकम का 30% से ज्यादा सिर्फ हाउसिंग रेंट पर स्पेंड करने पर मजबूर है। तो असली सवाल ये नहीं कि सिस्टम ब्रोकन है या नहीं, असली सवाल ये है कि सिस्टम कब तक प्रिटेंड करता रहेगा कि सब ठीक है। और अगर आम लोग घर बाय नहीं कर पा रहे तो फिर वो सारे घर जो मार्केट में आते हैं आखिर कौन बाय कर रहा है? ये कोलैप्स किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं था। ये एक ऐसी चीज है जो डिकेड में आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होती आई है। हाउसिंग सप्लाई को जोनिंग लॉज और एंडलेस परमिट्स ने डिक्रीज कर दिया। पेंडेमिक के बाद लोन इंटरेस्ट रेट्स कई गुना बढ़ गए। 2008 फाइनेंशियल क्रैश के स्कैर्स भी कभी प्रॉपर्ली हील ही नहीं हुए। होम कंस्ट्रक्शन हर साल स्लो होती चली गई और जैसे जैसे मिडिल क्लास लोग मार्केट से बाहर निकलते गए वैसे ही मैसिव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अंदर आ गए। ब्लैकस्टोन, वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट, ब्लैक रॉक, ये वो फर्म्स थी जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स थे। इन्होंने होम्स बाय करके उन्हें रेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से घर रहने की जगह नहीं बल्कि फाइनेंशियल एसेट्स बन गए। एंड रिजल्ट ये निकला कि अमेरिकन ड्रीम अब एक बेसिक राइट की जगह एक लग्जरी प्रोडक्ट बन चुका है जो ज्यादातर लोग कभी अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। अमेरिका में आज एक फर्स्ट टाइम होम बायर की एवरेज एज 38 इयर्स हो चुकी है, जबकि 1991 तक ये सिर्फ 29 इयर्स थी। मतलब लाइफ का एक पूरा डिकेड इरेज हो चुका है। एक स्टार्टर होम बाय करना कभी एडल्टहुड का फर्स्ट स्टेप होता था, लेकिन आज ये यंगर जनरेशन के लिए एक फैंटेसी बन चुका है। इसलिए मिलियंस लोग या तो अभी भी पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या फिर रेंटल ट्रैप में फंस चुके हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं कि जेन जी घर खरीदना नहीं चाहती। असल प्रॉब्लम ये है कि जब वो फाइनली हाउसिंग मार्केट में एंटर करते हैं तो चीप स्टार्टर होम एग्जिस्ट ही नहीं करते। 1980s में अमेरिका के न्यूली बिल्ड होम्स का अराउंड 40% एंट्री लेवल अफोर्डेबल स्टार्टर होम्स होते थे। 2023 तक ये नंबर कोलैप्स होकर सिर्फ 9% रह गया है। ये कोई स्लो डाउन नहीं है, यहाँ एक पूरा मार्केट सेगमेंट ही वैनिश हो चुका है। राइजिंग लैंड प्राइसेस, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसिव मटेरियल की वजह से बिल्डर्स ने छोटे घर बनाना ही बंद कर दिया है, क्योंकि अब उन्हें प्रॉफिट अफोर्डेबल होम्स पे नहीं बल्कि लग्जरी हाउसेज में मिलता है। लेकिन ब्लेम सिर्फ बिल्डर्स पे डालना भी गलत है। असल प्रॉब्लम जोनिंग लॉज है। लोकल पॉलिटिशियंस और लॉन्ग टर्म होम ओनर्स ने ऐसे रूल्स डिजाइन किए हैं जो सिटीज में हाउसिंग डेंसिटी को कम करते हैं। आप छोटे लॉट्स पर बिल्ड नहीं कर सकते, टाउन हाउसेज अलाउड नहीं और हर लेवल पर ऐसी रुकावटें खड़ी की जाती है कि आप आसानी से घर ही ना बना पाओ, क्योंकि बूमर्स अपने आसपास अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि मिडिल क्लास उनके नेबरहुड में आए और उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरे या प्राइसेस पर प्रेशर आए। और अगर फिर भी कोई रेयर स्टार्टर होम मार्केट में आ भी जाए तो आपका कंपटीशन किसी और यंग फैमिली से नहीं होता बल्कि लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से होता है। अब सवाल ये है कि एक फर्स्ट टाइम बायर जो मुश्किल से बैंक से लोन अप्रूव करवा रहा हो कैसे बीट करेगा उस इन्वेस्टर को जो कैश ब्रीफकेस के साथ आता है? ऑफ कोर्स वो नहीं कर पाता एंड रिजल्ट बहुत ब्रूटल है। जो फ्यू स्टार्टर होम अभी भी एग्जिस्ट करते हैं वो फैमिली के पास जाने के बजाय कॉर्पोरेट पोर्टफोलियोज का हिस्सा बन रहे हैं, जहाँ रेंटर्स को रेंटल स्लेवरी में ढकेल दिया जाता है ताकि मिडिल क्लास पूरी जिंदगी रेंटर बनी रहे और कॉर्पोरेट जायंट्स लगातार प्रॉफिट निकालते रहे। बट ये सिर्फ स्टार्टर होम्स का केस नहीं है। कॉर्पोरेट जायंट्स आज पूरी हाउसिंग मार्केट में परमानेंटली सेटल हो चुके हैं और अभी ना वहाँ से बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। और ये सब एक ही साल की वजह से हुआ, 2008, जो सिर्फ एक फाइनेंशियल क्रैश नहीं था बल्कि एक सिस्टमिक फेलियर था। बैंक से लालच में आकर सब प्राइम मोर्टगेज देना शुरू कर दिए, यानी उन लोगों को भी होम लोन्स मिल गए जिनका न कोई प्रॉपर फाइनेंशियल बैकग्राउंड था न स्टेबल जॉब। ये प्योर मैडनेस थी, लेकिन बैंक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्होंने ये लोन्स अपने पास रखे नहीं। जैसे ही लोन इशू होता वो उसे वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक्स जैसे गोल्डमैन सैक्स, लीमन ब्रदर, बेयर स्टर्न्स को सेल कर देते। लोन सेल होते ही रिस्क बैंक की बैलेंस शीट से हट जाता। बैंक ने अपना कमीशन लिया और नेक्स्ट लोन देने निकल गए। फिर वॉल स्ट्रीट ने हजारों रिस्की लोन्स को एक साथ इन्वेस्टमेंट बंडल में पैक करके एक फैंसी नाम दिया, मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज।
फिर रेटिंग एजेंसीज जैसे मूडीज, S&P को पैसे देकर उन पर वही ट्रिपल स्टैंप्स लगवाई जो दुनिया की सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स पर होती हैं। उसके बाद सेल्समैन ने इन प्रोडक्ट्स को रिस्क फ्री कहकर पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को बेचना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स ये समझ रहे थे कि वो स्टेबल इन्वेस्टमेंट बाय कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में वो डिजास्टर बाय कर रहे थे। यह सबका एक ही बिलीव था, रियल एस्टेट प्राइसेस कभी गिर ही नहीं सकते। इसी सोच ने हाउसिंग बबल को इन्फ्लेट किया और जब ये बबल फटा तो सिर्फ हाउसिंग मार्केट क्रैश नहीं हुआ, इट ड्रैग द इंटायर ग्लोबल इकोनॉमी विद इट। असल मसला शुरू हुआ 2004 और 6 के बीच, जब फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से बढ़ाया। नतीजा ये निकला कि मिलियंस ऑफ लोग अपने लोन्स पे नहीं कर पाए और पूरा हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हो गया। जो लोन्स इन्वेस्टमेंट बंडल्स बनाकर सेफ लेवल के साथ दुनिया भर में सेल किए गए थे, ओवरनाइट वर्थलेस हो गए। लीमन ब्रदर, जो एक 158 ईयर ओल्ड वॉल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट बैंक था, ओवरनाइट ही बैंकरप्ट हो गया, जिसकी वजह से ग्लोबल क्रेडिट सिस्टम फ्रीज हो गया। स्टॉक मार्केट्स नियरली 50% तक क्रैश कर गए। अनएम्प्लॉयमेंट 10% इंक्रीज हो गई और मिलियंस ऑफ अमेरिकन को अपने घर छोड़ने पड़े। सिर्फ 2008 में ही 2.3 मिलियन हाउसेस पर फोरक्लोजर फाइल हुई। ओवरनाइट मार्केट में लाखों सस्ते घर आ गए, लेकिन मिडिल क्लास बायर अब तक मार्केट से बाहर हो चुका था। लोग जॉब्स लूज कर रहे थे और बैंक्स ने लोन्स देना ही बंद कर दिए थे। अब यहाँ एक परफेक्ट वैक्यूम क्रिएट हुआ। एक साइड पर मिलियंस एम्प्टी डिस्काउंटेड होम्स और दूसरी साइड पर कोई ऑर्डिनरी बायर ही नहीं। इसी मूवमेंट पर कॉर्पोरेट जायंट्स जैसे ब्लैकस्टोन एंटर हुए। उन्होंने वो देखा जो ज्यादातर अमेरिकन उस वक्त समझ ही नहीं पाए। अमेरिका इटसेल्फ वाज ऑन सेल। उनके लिए क्राइसिस नहीं बल्कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी। वॉल स्ट्रीट का एक फेमस प्रोवर्ब है, बाय व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स। और 2008 और 12 के दरमियान यूएस हाउसिंग मार्केट में एग्जैक्टली यही हो रहा था। होम प्राइसेस 30 से 50% तक गिर चुके थे, बट कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स ने इन घरों को वर्थलेस हाउसेस नहीं बल्कि मिसप्राइस्ड एसेट समझा। इसी वजह से होम ओनरशिप रेंटिंग में शिफ्ट हो गई। इवन वॉरेन बफेट ने 2012 में कहा कि अगर ऑपरेशनली फीजिबल होता तो वो हंड्रेड्स ऑफ सिंगल फैमिली होम्स बाय करते, क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट्स पर ये स्टॉक से बेहतर इन्वेस्टमेंट थी। ब्लैकस्टोन ने ये गेम इंडस्ट्रियल लेवल पर खेला। उन्होंने इन्विटेशन होम के नाम से एक नई कंपनी बनाई और अग्रेसिव हाउस बाइंग स्टार्ट कर दी। एक पॉइंट पर वो हर वीक 100 मिलियन से ज्यादा सिर्फ हाउसेस बाय करने पर स्पेंड कर रहे थे। और यही पर रियल बेट्रियल शुरू हुआ। जब ऑर्डिनरी फैमिलीज मंथ्स तक लोन अप्रूवल का वेट कर रही थी, ब्लैकस्टोन और सिमिलर फर्म्स कैश ऑफर्स लेकर आती। सेलर्स बिना हेजिटेशन घर बेच देते, फैमिलीज रिजेक्ट हो जाती और वॉल स्ट्रीट कीज उठाकर ले जाता। और ये कोई रैंडम बाइंग नहीं थी, ये स्मार्ट टारगेटिंग थी। इन फर्म्स ने उन सिटीज पर फोकस किया जहाँ 2008 के बाद प्राइसेस सबसे ज्यादा गिरे थे, लेकिन जहाँ फ्यूचर जॉब्स और पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी, जैसे फीनिक्स एंड अटलांटा। अटलांटा में 2021 में 43% होम्स इन्वेस्टर्स ने बाय किए। सोचो नियरली हाफ होम्स मार्केट में आते ही वैनिश हो जाते। अटलांटा के कुछ एरियाज में आज ये नंबर 50 से 75% तक है। फीनिक्स में 2021 में इन्वेस्टर्स ने 39% होम्स बाय किए। मियामी में 2024 में 31% होम्स इन्वेस्टर्स ने बाय किए। आज इन्विटेशन होम के पास अराउंड 80,000 हाउसेज है। अमेरिकन होम्स फॉर रेंट 59,000 होम्स कंट्रोल करता है और एमरेस्ट सिर्फ शॉर्लेट में ही 1500 होम्स ओन करता है। यहाँ सबसे बड़ा धोखा ये था कि गवर्नमेंट से ने रोका नहीं बल्कि इनकी मदद की। बैंक्स के पास मिलियंस ऑफ फोरक्लोज्ड होम्स थे, लेकिन उनके लिए ये एसेट्स नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स बन चुके थे। मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ रही थी जबकि हाउसिंग प्राइसेस गिर रहे थे। अब यहाँ गवर्नमेंट के पास सिर्फ दो चॉइसेस थी, या मिडिल क्लास को सपोर्ट करे घर बाय करने के लिए, ये बैंक्स को फाइनेंशियल कोलैप्स से बचाए। उन्होंने बैंक चूज किए। फेडरल रिजर्व पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड किया कि इंडिविजुअल होम सेल करना ईयर्स ले लेगा और इतने टाइम में बैंक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्हें बल्क बायर्स चाहिए थे। यही से फैनी मेई और फ्रेडरिक मैक जैसी गवर्नमेंट बैंक एजेंसीज ने थाउजेंड ऑफ फोरक्लोज्ड होम्स इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल कर दिए। यहाँ ऑफिशियल प्लान सिंपल था, कॉर्पोरेशन होम्स बाय करेंगी, फिक्स करेंगी और आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल फैमिलीज को सेल कर देंगी। बट ये प्लान बुरी तरह फेल हुआ क्योंकि कॉर्पोरेट जायंट्स ने अपनी कैश पावर यूज करके सप्लाई कंट्रोल कर ली, लोकल मोनोपोलीज बनाई और प्राइसेस आर्टिफिशियली हाई रखने शुरू कर दिए। नतीजा ये निकला कि एवरेज पर्सन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, रेंट। उन्हीं घरों को रेंट पर लेना जो वो कभी बाय कर सकते थे अगर कॉर्पोरेट बीच में ना आते। अब ये हाउसिंग मार्केट नहीं बल्कि वेल्थ एक्सट्रैक्शन मशीन बन चुकी है। बट ये लड़ाई कभी बराबरी की थी ही नहीं। एक साइड पर फैमिलीज और दूसरी साइड पर ट्रिलियन डॉलर्स कंपनीज। जब सप्लाई इतने बड़े स्केल पर कंट्रोल हो तो सिटीज लोकल मोनोपोलीज बन जाती है, प्राइसेस आर्टिफिशियली बढ़ते हैं। टीचर्स, नर्सेज, वेटर्स तो शहरों को चलाते हैं, होम ओनरशिप की रेस से ही बाहर हो चुके हैं। जब लोग लोन अप्रूवल का वेट कर रहे होते हैं, ये कंपनीज
चीप मनी और मैसिव एसेट्स के साथ एज इज होम बाय कर लेती है एंड यहाँ पर फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है और एक डिजिटल क्वार्टर शुरू होता है। और अगर आप सोच रहे हो कि रेंट इसलिए भरे क्योंकि लैंडलॉर्ड इन्फ्लेशन से स्ट्रगल कर रहे थे, तो आपने रियल पेज के बारे में नहीं सुना। ये सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, एक प्राइस फिक्सिंग मशीन है। पहले लैंडलॉर्ड्स कम्पीट करते थे, अगर नेक्स्ट बिल्डिंग खाली होती तो रेंट नीचे आते, यानी सप्लाई और डिमांड का सिंपल रूल। लेकिन रियल पेज ने ये रूल ही खत्म कर दिया। लार्ज कॉर्पोरेट लैंडलॉर्ड्स जैसे ग्रेस्टॉल, लिंकन प्रॉपर्टी अपना सारा डेटा जैसे वैकेंसी रेट्स, रेंट लेवल्स, टेनेंट बिहेवियर्स सब सिस्टम में डालते हैं। एल्गोरिथम्स एनालाइज करते हैं और सिंगल कमांड इशू होती है, रेज रेंट। लैंडलॉर्ड्स कम्पीट नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट करते हैं। स्टेट अटॉर्नी जनरल ने इसे मॉडर्न हाउसिंग कार्टेल का इन्वेस्टिगेशन और लॉ सूट से रिवील किया कि अगर कोई प्रॉपर्टी मैनेजर रेंट कम करता है तो एल्गोरिथम रिटर्न जस्टिफिकेशन मांगता है कि ऐसा क्यों किया और लगातार प्रेशर डालता है कि प्राइसेस हाई रखो। मींस दिस नाउ अ डिजिटल बॉस इंश्योरिंग रेंट नेवर फॉल्स। रियल पेज के लॉजिक के मुताबिक अगर हाई रेंट्स की वजह से लोग चले भी जाए और यूनिट्स खाली पड़े रहे तो भी कोई मसला नहीं, क्योंकि रिमेनिंग टेनेंट्स से एक्स्ट्रा प्रॉफिट रिकवर हो जाता है। फीनिक्स जैसी सिटीज में जहां ये सॉफ्टवेयर हाईली यूज हुआ, रेट 76% तक बढ़ गए। लोग बेघर हुए, होमलेसनेस बढ़ी और प्रॉफिट्स बढ़ते रहे। और जब कोई टेनेंट नेगोशिएट करने की कोशिश करता है तो लीजिंग ऑफिस सीधा कहता है, सॉरी कंप्यूटर सेट्स द प्राइस। ये कोई एक्सक्यूज नहीं बल्कि सिस्टम बिल्कुल वैसा ही काम कर रहा है जैसा डिजाइन किया गया है। ये कॉर्पोरेशन सिर्फ रेंट कलेक्ट नहीं कर रही बल्कि एक रेंटरशिप सोसाइटी बिल्ड कर रही है। इंडस्ट्री में इसे जूसिंग द होक कहते हैं। रेंट के साथ हिडन फीस ऐड की जाती है जो आपने कभी मांगी ही नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक लॉक फीस जो आपको चाहिए ही नहीं, एयर फिल्टर फीस, यूटिलिटी मैनेजमेंट फीस, ऐसी सर्विसेज के लिए जो आपने कभी रिक्वेस्ट की ही नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फीस रेंटर्स को एक्स्ट्रा $1700 पर ईयर कॉस्ट करती है। नेगोशिएशन खत्म हो चुकी है। अब आप किसी ह्यूमन से डील नहीं कर रहे, आप एक $1 ट्रिलियन डेटा सेट से फाइट कर रहे हो जो आपकी वीकनेस आपसे बेहतर जानता है। यही है रेंट ट्रैप। आप कभी इतना सेव ही नहीं कर पाओगे कि घर बाय कर सको, क्योंकि आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा एल्गोरिथम्स के जरिए अब्सॉर्ब हो रहा है। ये सिस्टम इसीलिए इंजीनियर किया गया है कि लोग हमेशा रेंटर्स रहे और वो हमेशा ओनर्स।